अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरसलान नवीद एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी, हमने देखना कि हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी तहकीक में मसले का इंतखाब किस तरह से किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फार्मुलेशन, ये इसका प्रोसीजर है कि जी सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करें जी, मसले को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम सिलेक्शन, उसका एरिया को सिलेक्ट करें, फिर क्या करें उसकी डेफिनेशन बताएं। ठीक है, ये एक प्रोसीजर था बताया हुआ है। फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंशाल्लाह इजी बना देंगे, आपको समझ आ जाएगी। इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके जी, स्टेप्स देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, सबसे पहले आपने एरिया सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा एरिया फिजिकल एजुकेशन है, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा, यानी कि सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपका एरिया कौन सा है। अच्छा, एरिया के बाद आपने जी इसके बाद जो मेन चीज़ होती है ना, सबसे ज़्यादा वो देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी चीज़ के बारे में। आपको कितना मालूम है, आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं, जिस चीज़ में जितनी आप दिलचस्पी रखते होंगे उसमें उतने अच्छे तरीके से आप रिसर्च कर सकेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या है उस मामले में। ठीक है, आपके पास डाटा की क्या अवेलेबिलिटी है जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और फिर आपका बैकग्राउंड उस एरिया में। जैसे अब हमारा फिजिकल एजुकेशन है तो हम फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च करेंगे, हम मैथमेटिक्स में करने चले जाएं तो क्या होगा, हमसे तो नहीं होगी भी सही, अगर तो बहुत ज़्यादा हमें उस पर मतलब टाइम ज़ाया होगा हमारे, पहले हमने उसकी बेसिक सीखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज। कई बार रिसर्च का जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, वो लिटरेचर रिव्यू के जरिए से भी हासिल किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू क्या चीज़ होती है, यानी कि जो पहले काम हो चुका हो उसका रिव्यू करना, उसकी स्टडी करना, उसमें से रिसर्च गैप देखना, उसमें से रिसर्च गैप पे फिर आगे फॉरवर्ड उस रिसर्च गैप के ऊपर अपना रिसर्च करके उसको इशू को सॉल्व करना। डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। अच्छा, डीलिमिटिंग क्या होता है जी, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, इसमें यानी कि रिसर्च टॉपिक के लिए जिन जिन सवालात का या जिन जिन मसलों का हल होना ज़रूरी होना होता है वो डिलिमिटेशंस कहलाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मसला ये है कि हमने यूनिवर्सिटी की क्लास लेनी है। ठीक है, मगर अगर आपने क्लास लेने जाना है तो पहले हमने तैयार भी होना है, ये भी मसला है। पहले हमने इधर से बस में भी बैठना है, ये भी मसला है। फिर हमने आगे टाइम पे पहुंचना भी है, ड्रेसिंग भी करनी है। ये जो सारे मसले हैं यानी कि ये उस यूनिवर्सिटी से पहुंचने से पहले हैं, ये उसके अंदर ही आएंगे। ठीक हो गया, यानी कि इस सारी चीज़ को डिलिमिटेशन कहते हैं। अगला है जी एवेल्युएटिंग दी रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि अब आपने रिसर्च प्रॉब्लम निकाल लिया, अब उसको एवेल्युएट करना है, थोड़ा सा उसको बेहतर करना है। ठीक है, उसके वेरिएबल और देखना है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं है, मेजरेबल है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को एवेल्युएशन बोलते हैं। फार्मुलेशन द स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक हो गया, अब हमने एरिया भी सिलेक्ट कर लिया, लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया, डिलिमिटेशन भी लगा दी, उसको बेहतर भी कर लिया। अब हमने क्या किया, उसकी फाइनल स्टेटमेंट बना दी। अब आगे देख लेते हैं जी, आगे किस तरह इसने बयान किया हुआ है। ये तकरीबन वही स्लाइड है, उसी स्लाइड को दोबारा इधर पेश कर दिया गया जी। आगे देखते हैं जी, सिलेक्टिंग द एरिया। अच्छा जी, एरिया किस तरह सेलेक्ट करना है जी। फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ अ बोर्ड रिसर्च टॉपिक फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, प्रीवियस रिसर्च एंड थ्योरीज। वही बात आ गई है जी जो मैंने आपको बताई थी कि किस बेस के ऊपर होता है कि आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, आपने उसका लिटरेचर कितना पढ़ा हुआ है, या आपने उसकी प्रीवियस थ्योरीज या रिसर्च कितनी ज़्यादा रीड की हुई है, आपका नॉलेज उसके बारे में कितना है। रिव्यूइंग थ्योरीज, वही बात आ गई। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ बोर्ड आइडिया, पहले आपको एक आइडिया मिल गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्टडी। ठीक है, एक्सरसाइज के स्टडीज़ पे क्या इफेक्ट है, तो वो हमने अब उसके ऊपर जितना पहले काम किया हुआ है उसकी हमने देखना है कि पहले जनाब किसने इस पर कितना काम किया और उसके क्या रिजल्ट निकाले हैं, इसकी रिसर्च करें। लिटरेचर इज रिव्यू टू नो व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन दिस सिलेक्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च। कि लिटरेचर क्या होता है कि यानी कि उस चीज़ को दोबारा से परखना, जांचना या देखना कि इस मसले पे पहले कितना या किस कदर या कितने लोगों ने काम किया है। उससे हमें काफ़ी बातों का जो है ना आइडिया हो जाता है कि इसमें उस रिसर्चर ने किस किस्म की मेथडोलॉजी यूज़ की है, उसने किस किस्म का हाइपोथेसिस यूज़ किया है, उसने किस किस्म का जो है वो मैट्रिसेस बनाई हैं, या किस किस जगह से उसने रेफरेंस लिए हैं। उससे हमें और आगे लिटरेचर रिव्यू करने में भी आसानी हो जाती है और उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि ये काम हमारा किस तरह होगा, कितनी देर में होगा और इसके हमें जो रिजल्ट आएंगे वो किस तरह आएंगे। ठीक है ना, तो लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा मतलब मदद करता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप लिटरेचर रिव्यू पे स्टडी करेंगे इतना आपको रिसर्च करने में आसानी होगी। देयरफॉर अ रिसर्चर कैन प्ले अ रिसर्च टॉपिक टू फर्दर एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। वो यही कह रहा है कि कई बार इस तरह भी होता है कि जो पहले से रिसर्च की गई है उसी में कोई नई चीज़ ऐड कर देता है। यानी कि अब जैसे बात हो रही थी कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्टडी, तो वो क्या देगा जी, इफेक्ट ऑफ रनिंग एक्सरसाइज ऑन स्टडी, या इफेक्ट ऑफ कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज और जो करते हैं उस तरह की माइंड के लिए कोई भी एक्सरसाइज करके एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज का उसके ऊपर बता देगा।
Reviewing the theories provides an opportunities for the researchers to plan a research problem to contribute towards either testing or development of a theory concept model। वो यही कह रहा है कि इससे क्या होगा, या वो उसी थ्योरी को बेहतर करेगा या उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट अपना डाल के उसे और बेहतरी की तरफ नई थ्योरी पेश कर देगा। Delimitations of the research topic, here is the research procedure from a general research area of interest to more specific topic of research while conducting the study। यानी कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, ठीक है, वही जो मैंने इसको पहले भी आपको बयान कर दिया स्टार्ट में, वही चीज़ है। एवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, वंस द रिसर्चर इज क्लियर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, द रिसर्चर प्रॉब्लम मस्ट बी केयरफुली एवेल्युएटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, रिसर्चेबिलिटी एंड फेसिबिलिटी। अब वो ये कह रहा है कि जब आपने देख लेना, फिर आपने ये देखना है कि यार जो मैंने रिसर्च प्रॉब्लम निकाला है या जिस पे मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, क्या इसका मवाद भी मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए एक और चीज़ यूज होती है, उसको बोलते हैं स्मार्ट, ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट ओरिएंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है ना। ये इसमें देखा जाता है कि क्या जो मैंने रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ किया है, क्या वो स्पेसिफिक है या नहीं है, क्या वो पैमाइश भी उसकी मेजरेबल है या नहीं है, और क्या हम उसको एंड टाइम कर भी सकते हैं या नहीं है, और उससे जो हमें नतीजे हासिल होंगे क्या वो काबिल नतीज भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों से जो हम मसला या प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम हम बनाते हैं, वो काफ़ी अच्छा साबित होता है, और उससे जो रिसर्च होती है, जो उसके रिजल्ट आते हैं, वो काफ़ी जो है उनका असर होता है, और वो काफ़ी जो है ना पायदार और मजबूत होते हैं। फिजिबिलिटी, वो यही बात बता रहा है। फिजिबिलिटी क्या होती है जी, यानी कि क्या आपके पास टाइम है या नहीं है, मनी है या नहीं है, क्या आपको उस काम करने की आप सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम जनाब इरादा कर लें जी, जाके देखें कि अगर एक्सरसाइज मून पे की जाए तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। वो भाई ठीक है, हाइपोथेसिस भी है, चेक भी करना है, सारा कुछ ठीक बना लिया, प्रॉब्लम भी हो जाएगा, मगर हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है चांद पे पहुंचने की, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हम रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। द रिसर्च प्रॉब्लम में बी एवेल्युएटेड यूजिंग गाइडलाइंस फॉर एवेल्युएशन, ठीक हो गया जी, वही बात बता रहा है जी। गाइडलाइंस फॉर एवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, अब गाइडलाइन आ गई है जी। स्टार्टेटिव इश्यूज, डज द प्रॉब्लम हैव सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोफेशन, क्या हम जिस प्रोफेशन के लिए, या जैसे हम अब हमारी फील्ड है मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स एंड साइंसेज, तो क्या हमारी रिसर्च के लिए कोई मुफीद होगी भी सही या नहीं होगी। डज द प्रॉब्लम स्पेल आउट द पर्पज ऑफ द कंडक्टिंग द स्टडी, क्या जो हमने प्रॉब्लम की जो हमने स्टेटमेंट बताई है, जो वो असल इशू को क्या वो रिप्रेजेंट भी कर रही है या नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। डज द प्रॉब्लम हैव द रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग थ्योरी एज मॉडल, क्या जो पहले मौजूदा थ्योरीज और मॉडल्स मौजूद है उनके साथ भी हमारा जो प्रॉब्लम या हमारी जो स्टेटमेंट है उसका कोई लिंक रिलेशन है या नहीं है। डज द प्रॉब्लम फ्लो फ्रॉम द प्रीवियस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस इन द टॉपिक एरिया, जो हमारा रिसर्चर है या जो हम जिस पे हम काम करने लगे हैं, क्या उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस भी है, उस टॉपिक के बारे में कुछ हमें पता भी है या नहीं पता। मैथडोलॉजी इश्यूज, अब जाहिर है जो बंदा रिसर्चर है, अब उसने प्रॉब्लम एक, जैसे मैंने चांद वाली एग्जांपल दिया, तो चांद पे जाकर तो वो मेथड में इशू आ जाएगा, हमारे पास ना उधर मापने के लिए जाने के लिए वो रिसोर्सेज है, और ना वहाँ पे जाके मेजरमेंट्स करने के लिए रिसोर्सेज है। डज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली आइडेंटिफाई द रिसर्चर वेरिएबल इन मेजरेबल टर्म्स, यानी कि जो रिसर्चर ने जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्रिएट की है, तो उसमें जो हमारे वेरिएबल्स है, क्या वो मेजरेबल है भी सही या नहीं मेजरेबल। डज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन विच इज टू बी स्टडीज, क्या उसने उसमें पॉपुलेशन भी बताई है कि यार मैंने किस जगह पे काम करना है, किस पॉपुलेशन पे काम करना है, ठीक है ना। डज द प्रॉब्लम क्लियर डिफाइंड अबाउट द डिजाइन ऑफ द स्टडी, क्या जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें ये भी पता चल रहा है कि यार हमारी जो स्टडी डिजाइन है वो किस किस्म का होगा। डज द प्रॉब्लम डिस्क्राइब द रिसर्च सेटिंग प्लेस एट टाइम, क्या ये भी पता है कि करना कहाँ पे है, इस्लामाबाद में करना है, रावलपिंडी में करना है, भावलपुर में करना है, लाहौर में करना है, कहाँ पे करना है। एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, ये पहले भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, दोबारा कर लेते हैं। एथिकल इश्यूज कोई भी इंसानी बिहेवियर को जो चीज़ इफेक्ट करे या इंसान को गिरा गुजरे, ठीक है ना, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इंसान को गिरा गुजरे। तो इसमें अब ये कह रहा है कि क्या आपकी रिसर्च में कोई ह्यूमन सब्जेक्ट तो नहीं है, अगर है तो क्या आप एथिकल इश्यूज को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, वो एथिकल इश्यूज को फॉलो करती है या नहीं करती। डज द प्रॉब्लम इम्प्लाई पोटेंशियल रिस्क फॉर दो सब्जेक्ट्स, यानी कि उनके ऊपर कोई रिस्क किसी किस्म का तो नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकल इश्यूज, है द रिसर्चर अप्रोप्रिएटली delimited the scope of problem or is the problem too big or complex for single investigation। वो अब ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया उसका हल होना मुमकिन भी है या नहीं है। ये तो नहीं है कि एक से ज़्यादा उसने ऐसी इन्वेस्टिगेशन बना दिया या इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम उसे हल ही ना कर सकें, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके बता दिया करें कि आपको समझ भी आ रही है या नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।